हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के बारे में। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण क्या है? एक भारत सरकार द्वारा वार्षिक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। ठीक है, जिसे हर साल जो है जब केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है उसके पहले ये आर्थिक सर्वेक्षण पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि अर्थव्यवस्था की विगत जो वर्ष की स्थिति रहती है, प्रमुख आर्थिक प्रवृत्तियां, कितने रेवेन्यू रिसिप्ट आए, कितनी चैलेंजेज आए, या आने वाले जितने भी नीतिगत प्राथमिकताएं दी गई है पिछले साल, इसमें एक तरीके का एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, पूरे डॉक्यूमेंट का समूह होता है जिसे आर्थिक सर्वेक्षण के रूप में कहा जाता है। ठीक है, यह जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये प्रस्तुत किया जाता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट है जिसे हम लोग बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इसके द्वारा जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं उनकी अध्यक्षता में वो आर्थिक सलाहकार जो है उनकी अध्यक्षता में ये पूरे रिपोर्ट तैयार किया जाता है। ठीक है, और वित्त मंत्री के द्वारा इसे पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू हो गया हमारा आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में कि डॉक्यूमेंट क्या है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है, एक्चुअली में चीज होती क्या। ठीक है, इस आर्थिक सर्वेक्षण जो 2025-26 है, इकोनॉमिक सर्वे जो हमारा है, इसमें टोटल 13 चैप्टर पे फोकस किया गया। ठीक है, यानी कि स्टेट ऑफ इकोनॉमी, जीडीपी फोरकास्ट से लेकर के और जितने भी सारे मॉनेटरी मैनेजमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, प्राइस एंड इन्फ्लेशन, हर एक चीज को डिस्कस करते हुए, और हमारा जो 2047 विकसित भारत का लक्ष्य है, ठीक है, उसको पूरा करने में ये इकोनॉमिक सर्वे कितनी महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है और क्या क्या चीजें, ऐसे चैलेंजेस हमने पीछे पूरे किए जिससे कि हम 2047 में ये होप कर सकते हैं कि आने वाले 2047 तक हम अपने देश को एक विकसित भारत की तरफ अग्रसर होंगे। ठीक है, तो हर एक चैप्टर पे हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे कि हर एक चैप्टर इस इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या चीजें सरकार के द्वारा प्रेजेंट किया गया। तो हमारा जो पहला चैप्टर है, हमारा पहला चैप्टर है वो आपका स्टेट ऑफ इकोनॉमी है। ठीक है, इसमें जो है जीडीपी ग्रोथ को और जीवीए ग्रोथ को प्रिडिक्ट किया गया है कि कितना हमारा 2025-26 में है। ये बोला गया है कि जो जीडीपी ग्रोथ है ये 7.4% हुआ है और जो जीवीए ग्रोथ है वो 7.3% के रेट से बढ़ा है। और इसी के साथ जो है ये पूरे वर्ल्ड में हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनकर के भी सामने आई है। अब एक कंफ्यूजन आपको ये हो सकता है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा, कि एक्चुअली में मैंने यहाँ पे क्या बोला, जीडीपी, और दूसरा टर्म बोला आपको जीवीए। ठीक है, ये दोनों में क्या है, एक थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ शॉर्ट में, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि एक्चुअली आपको समझ में आए। ठीक है, कि जहां मैं जीडीपी बोल रहा हूं और जहां जीवीए बोल रहा हूं उसका एक्चुअली मीनिंग क्या है। तो देखिए जीडीपी क्या होता है ना, ये मेजर करता है जितने भी टोटल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं एक साल के अंदर, यानी कि एक मार्केट प्राइस पे। ठीक है, बात समझ में? यानी कि एक ये मान लीजिए टेरिटरी है, इसमें जितने भी फाइनल गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस होती है वो उसका जीडीपी कहलाता है। ठीक है, वो उसका जीडीपी। लेकिन जीडीपी में एक डिफरेंस क्या होता है, जब आप जीडीपी कैलकुलेट करोगे ना तो उसमें आपको टैक्स को इंक्लूड किया जाता है लेकिन सब्सिडी को यहां पे निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो जीडीपी क्या है, एक टोटल वैल्यू आपका रहता है कितने फाइनल गुड्स और सर्विसेज हुए। ठीक है, लेकिन जीबीए क्या होता है, ये आपका एक तरीके का, अगर जीबीए का देखें तो ये होता है जैसे सकल, ये घरेलू उत्पाद होता है। ठीक है, अगर हिंदी में मैं लिख देता हूं उसको, और ये होता है सकल मूल्य वर्धन। ठीक है, तो जीबीए फोकस करता है आपका कि ये विभिन्न क्षेत्रों द्वारा वास्तविक मूल्य वर्धन को दर्शाता है। जैसे कि ये टोटली एक कॉम्प्रिहेंसिव को दर्शाता था, एक मार्केट में कितने गुड सर्विस होते हैं, लेकिन ये क्या करता है, मेजर करता है कितने वैल्यू एडेड हुए प्रोड्यूसर के द्वारा एक पर्टिकुलर आपका क्षेत्र में। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो है ना, इसमें टैक्स को
हटा दिया जाता है, यानी टैक्स को काउंट नहीं किया जाता जीवीए में, लेकिन इसमें सब्सिडी को काउंट किया जाता है। ठीक है, तो यही मेन डिफरेंस यहां पर आ जाता है। वही जैसे मैंने बताया, जीवीए क्या करता है, सेक्टर वाइज प्रोडक्शन में सेक्टर वाइज की भाई प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्सरी जो भी है, उस सेक्टर वाइज में कितना प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन कर रहा है इंडियन इकोनॉमी में, और जीडीपी आपका शो करता है ओवरऑल इकोनॉमी को। ठीक है, कि ओवरऑल इकोनॉमी कितना, उसमें पर्टिकुलर जो है अलग अलग डेडिकेटेड सेक्टर वाइज इसमें प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट नहीं होता है, वो एक जितने भी सेक्टर्स है उसको कॉम्प्रिहेंसिव एक कंबाइन करके जीडीपी बताते हैं, और अगर वही सेक्टर वाइज हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे तो जीवीए कहलाएगा। ठीक है, जीवीए जो है और जीडीपी दोनों एक बेस आधार पे काउंट होते हैं। ठीक है, और जो बेस ईयर है, बेस ईयर के अकॉर्डिंग काउंट होते हैं, और बेस ईयर जो है 2011-12 का एक बेस ईयर लिया गया, और उसके कंपैरिजन में देखा जाता है कि भाई कितने परसेंट का ग्रोथ इस साल हुआ और कितने परसेंट का ग्रोथ इस साल हुआ। ठीक है, तो ये एक मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। जीडीपी क्या करता है, एक ओवरऑल इकोनॉमी मार्केट साइज को बताता है, और जीवीए क्या करता है, अलग अलग सेक्टर वाइज प्रोडक्शन में कितना कंट्रीब्यूशन हुआ उसको बताता है। ओके, अब हम लोग वापस आते हैं फिर। तो ये हमारा डेटा है, तो उस हिसाब से अब आप लोगों को क्लियर होगा कि 2025-26 जो है उसमें बोला गया है कि भाई जो टोटल जीडीपी ग्रोथ है वो आपका 7.4% है, और जीवीए ग्रोथ 7.3% है। यानी कि जीवीए ग्रोथ आपका देखा गया होगा बेस ईयर से, तो 2011-12 हमारा बेस ईयर हो जाएगा, उसके साथ कंपैरिजन तो 7.3% जीवीए ग्रोथ हुआ है, और इसके साथ ये फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी भी हमारा इंडिया बनकर के सामने आया है। ठीक है, जिसमें प्राइवेट कंजम्पशन की बात करें ना, तो मेन ड्राइव ग्रोथ की हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो काफी ज्यादा हो रही है, वो एक कारण है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो फास्ट ग्रो हो रही है। देखिए, ये जो फास्ट ग्रोइंग हमारी इकोनॉमी है ना, सिर्फ एक सेक्टर पे निर्भर नहीं है। हम लोग जो देख रहे हैं 7.4% की वृद्धि, वो केवल एक सेक्टर से नहीं है, बल्कि अलग अलग सेक्टर अलग अलग चीजों पे डिपेंड कर रही है। कंजप्शन यानी कि कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये एक मेजर रोल प्ले कर रहा है जीडीपी ग्रोथ में। इन्वेस्टमेंट आ रही है, और सर्विस सेक्टर में एक तरीके का बूम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये सब मिलकर के हमारी इकोनॉमी को इतना स्ट्रांग बना रहा है, जिससे कि हमको वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन करके आ रही है। एक मैंने यहाँ पे चीज देखा है, उसको आप नोटिस कीजिएगा। जब विकास जो है ना कई स्रोतों से आती है, तो अर्थव्यवस्था ज्यादा स्थिर होती है। ठीक है, उसको स्टैग्नेंट बोलेंगे हम लोग। यानी अगर मान लीजिए कोई एक सेक्टर से हमारी ग्रोथ हो रही है, तो उसको हम लोग स्टैग्नेंट नहीं बोल सकते। वो सेक्टर कभी कभी फ्लक्चुएट भी करेगा, कभी वहां से आएगा प्रॉफिट, कभी नहीं आएगा। तो इकोनॉमी एक तरीके से सेकेंड इकोनॉमी रहती है, सेक करते रहती है। लेकिन जब अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग सोर्सेस से जब इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, तब जाकर के वो बोला जाता है कि एक स्थिर इकोनॉमी। और हमारी जो इकोनॉमी इंडिया की बनती जा रही है, वो एक स्थिर इकोनॉमी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने अभी समझा है। अगर सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो अलग अलग सेक्टर्स में देखें, तो सर्विस सेक्टर में ना, और एक चीज देखिए, जितने भी डेटा दिया गया ना, ये जीवीए पे आधारित है। ठीक है, जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, यानी सकल मूल्य वर्धन है, उसके साथ कंपेयर करके जितने भी परसेंटेज दिया गया, तो जीवीए में मेजर करके ये सब दिया गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये क्या है, जो सर्विस सेक्टर में देखा गया है 2025-26 में ना, ये ग्रोथ नियरली 9% तक देखा गया है। इंडस्ट्री में ये नियरली 7% तक ग्रोथ है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में ये 4.5% हो जाती है। ठीक है, अब एक चीज आती है सर्विस सेक्टर में जो है, एक लीड इंजन की बात करें, तो मेन जो हमारा है ना, ये रिकॉर्ड एक्सपोर्ट और डिजिटल सर्विसेज के माध्यम से जो है, ये हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं। जस्ट 1 मिनट, मैं इसको बताता हूं। जो निर्यात, अगर सर्विस सेक्टर में ये इतने ग्रोथ कहां से आ रहा, ठीक है, तो 9% जैसे मैंने बताया, और उसका टोटल जीवीए में कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है 56.4%। ठीक है, ये कहां से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये निर्यात और जो डिजिटल सेवाएं हैं ना, वहां से मेन रूप से ये एक लीड इंजन का काम कर रहा है। ठीक है, अब रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हो रहा है,
ठीक है, जिससे कि सर्विस सेक्टर में ज्यादा जिन कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा, और डिजिटल सर्विसेज में भी बहुत सारे चीजें बहुत बूम कर रही है इंडिया में। अब डिजिटल सेवा में हम लोग बात करें तो आईटी हो गया, उसके बाद सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, सॉफ्टवेयर फील्ड हो गया, उसके बाद बीपीओज हो गए। तो ये जो चीजें है ना, ये एक लीड इंजन की तरह काम कर रही है सर्विस सेक्टर को इतने ग्रोथ देने के लिए, जो कि 9% से ग्रोथ हो रहा है। और टोटल जीवीए में किसने इसको कंट्रीब्यूशन है, तो नियरली 56.4%। इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री जो है ये 2025-26 में जो है ये नियरली 7% से बढ़ी है, जिसका टोटल जीवीए में योगदान देखे तो लगभग 28 से 29% है। और ये जो है ना, यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, ठीक है, जो कि 7% मैन्युफैक्चरिंग को ग्रोथ दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग में जो है आपका 7% की मजबूत वृद्धि के कारण आर्थिक विकास को गति मिली है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 7% से ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, जिसकी वजह से ये आर्थिक विकास की गति मिली है। और इसमें पीआईएल योजना जो है उसका भी स्पष्ट प्रभाव देखने को मिल रहा है, ठीक है। यानी कि जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है कि भाई हम इंसेंटिव देंगे, आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दो, आप नए नए स्टार्टअप खोलो, तो इसमें 7% तक हम लोग को वृद्धि देखने को मिल रही है। तो ये एक बहुत ही आर्थिक विकास को गति देने का ये जो पीआईएल जो स्कीम है ना, उसका बहुत ही इंपैक्ट प्रभाव पड़ा है, ठीक है। एग्रीकल्चर में देखें तो ये लगभग 4 से 5% वृद्धि देखने को मिली है, और टोटल जीवीए में ये 15 से 16% तक के इसका योगदान है, ठीक है। और इसमें हम देख रहे हैं कि हॉर्टिकल्चर का ना बहुत ज्यादा योगदान देखने को मिला है, ठीक है, पिछले साल। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने अर्थव्यवस्था को एक स्थिर बनाए रखने में अहम भूमिका तो निभाई है, एक स्टेबल रखने में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है। और जो हॉर्टिकल्चर का मतलब आप बोल सकते हैं बागवानी, ठीक है। तो जो बागवानी का उत्पादन है ना, वो फूड ग्रेन से भी अधिक हो गया है। तो एक तरीके से हॉर्टिकल्चर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को के ग्रोथ में एक इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। तो ठीक है, हमने ये डिटेल सेक्टोरल वाइज कंट्रीब्यूशन देखा जीवीए में कि कितना क्या इसका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन रहा है। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर था ना, वो आपका है, जस्ट 1 मिनट, हाँ, ये फिस्कल यानी राजस्व और मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भाई अब हमको इंटेंट से शिफ्ट होकर के एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना है, कि भाई अब हमको ये नहीं कि इंटेंशन हमारी अच्छी है उस हिसाब से हमको काम नहीं, इंटेंशन तो अच्छी रखना ही है, लेकिन हमको एग्जीक्यूशन पे भी ध्यान देना है कि हमको ये ग्राउंड पे ये चीजें दिखनी चाहिए, ठीक है। यानी फिस्कल कंसोलिडेशन हमारे इकोनॉमी के लिए जरूरी है, और उसका एग्जीक्यूशन सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो इंडिया है ना, एक सिग्निफिकेंटली 1.7% जो है इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल किए हुए है, ठीक है। एनपीए जो भी है, एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, वो ग्रॉस एनपीए 2.2% है, जो कि सितंबर 2025 में ये रिकॉर्ड किया गया है। और एनपीए क्या होता है, जो बैंक द्वारा लोन दिए जाते हैं किसी इंडस्ट्री को, कोई पर्सन को, और उसके बाद वो लोन प्रॉपर वे में रिकवर जब बैंक नहीं कर पाता है, तो उस अमाउंट को एनपीए घोषित कर दिया जाता है। यानी कि ये जो एसेट मैंने दिया था, ठीक है, ये एसेट जिसको दिया था वो अब नॉन परफॉर्म कर रहा है, यानी कि उससे ना मुझे इंटरेस्ट मिल रहा और ना वो पैसे वापस आ रहा, तो इसी को बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो ये 2.2% देखा गया, यानी कि बहुत ही अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है बैंक रिकवर किए जा रहे हैं, यानी बहुत कम अब हो रहा है। क्रेडिट डिमांड की बात करें ना, तो क्रेडिट डिमांड एक ऐसी चीजें होती है जब कोई पर्सन या कंपनी जो है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अगर कुछ काम के लिए बैंक से ऋण लेती है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्रेडिट डिमांड बोलते हैं। और ये देखा गया है कि क्रेडिट डिमांड में ना ग्रोथ एक्सेलरेट हुआ है, ठीक है, यानी सालों दर साल ना ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और पिछले वर्ष लगभग 14.5% से ग्रोथ मिला। अब ग्रोथ का मतलब क्या है, यानी कि लोगों के पास क्रेडिट डिमांड, यानी कि उनके पास पैसे हैं इंटरेस्ट चुकाने के लिए,
उनके पास खर्चने के लिए पैसे हैं, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं भाई, बैंक से लोन लेकर के हमने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, उसको लोन हम लोग इजीली चुका सकते हैं। यानी कि लोगों के पास अब खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ रही है, वो इकोनॉमी के लिए एक अच्छा साइन माना जाता है। तो क्रेडिट डिमांड जो भी है वो हमारे इकोनॉमी की बढ़ रही है, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो इतने सारे जो जन धन अकाउंट खोले गए थे, उसमें भी इतने करोड़ रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में उतने बढ़े हैं। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें ना, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का आपका मतलब होता है कि समाज के सभी वर्गों को, विशेषकर गरीब और जो वंचित लोग हैं, यानी कि जो मार्जिनलाइज्ड पीपल है ना, उनको वित्तीय सेवाओं से जोड़ना। यानी कि जितने जो कैपेबल नहीं है कि भाई हम लोग अकाउंट खोल सके, हम लोग बैंकिंग सिस्टम में अपने आप को इंडल्ज करें, तो उनको बैंकिंग सिस्टम में लाना, ठीक है। हर व्यक्ति तक बैंक और वित्तीय सेवाएं जो है, फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचाना और उनको बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना, यही फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। यानी हर एक लास्ट से लास्ट व्यक्ति को भी इसमें बैंकिंग सेक्टर में इंडल्ज करना, ठीक है, उनको सेवाएं पहुंचाना, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि सबको समान एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना। उसमें भी देखा गया कि बहुत सारे ऐसे जनधन अकाउंट्स खुले अर्बन और सेमी अर्बन रूरल एरियाज में, जिससे कि लोगों का एक समावेशन हो रहा है। कैपिटल मार्केट भी देखे तो इन्वेस्टर इतने सारे कैपिटल मार्केट में भी बढ़ रहे हैं, और खास करके ना महिलाओं का पार्टिसिपेशन भी इसमें 25% बढ़ा है। बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स भी खुले हैं, ठीक है। तो इससे ये दर्शाता है कि जो हमारी इकोनॉमी की फिस्कल और मॉनेटरी मैनेजमेंट पॉलिसी जो है वो काफी अच्छी है, जो एक हेल्दी इकोनॉमी को सिंबलाइज करती है। अगर मॉनेटरी मैनेजमेंट की थोड़ी सी मैं बता देता हूं, एक्चुअली होता क्या है। तो ये अर्थव्यवस्था में ना मनी सप्लाई, जितने भी मनी सप्लाई हो रहा है बैंक से कस्टमर के पास, बिजनेसमैन के पास, ये सबको ना रेगुलेट करता है। रेगुलेट करना मॉनेटरी मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। इसका और क्या काम रहता है, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल रखो और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सपोर्ट करो, ठीक है। ये जो मौद्रिक नीति है, यानी जो मॉनेटरी मैनेजमेंट है ना, इसको आरबीआई रेगुलेट और कंट्रोल करती है, ठीक है। और ये आरबीआई का एक ऑफिशियल है, उसने एक डेटा दिया है कि भाई आपको इन्फ्लेशन जो है ना 4% तक तो रखना ही है, लेकिन ±2% आप इससे ज्यादा नहीं रख सकते। यानी कि 2% रखो, या आप 6% मैक्सिमम, 2% मिनिमम और 6% मैक्सिमम तक आप रख सकते। तो ये एक आरबीआई के द्वारा ये एक जो है आपका स्टैंडर्ड सेट किया गया, ठीक है। तो ये हमने फिस्कल और मॉनेटरी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा। सब डेटा जो है ना आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्ट में कुछ भी पूछ सकता है यूपीएससी। अब फिस्कल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ना कि बहुत सारे ऐसे जो, क्योंकि इकोनॉमी हमारी बहुत ही हेल्दी इकोनॉमी रही पिछले साल, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट भी है ना, जो वो इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है 9.2% ऑफ जीडीपी, ठीक है। यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट भी बढ़ रही है, ठीक है। टैक्स बेस्ड एक्सपेंशन भी हो रहा है, यानी जब लोगों की इनकम बढ़ रही है तो टैक्स रिजीम में आ रहा है, जिससे कि एक बेस का भी एक्सपेंशन हो रहा है, जो एक साइन है हमारे गुड एंड हेल्दी इकोनॉमी की, ठीक है। जीएसटी ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है, यानी कि अप्रैल और दिसंबर 2025 में देखें ना, तो ये लगभग जो है आपका 17.4 लाख करोड़ रुपए तक का कलेक्शन हो गया, जो पिछले वर्ष की बात करें तो 6.7% ग्रोथ के साथ देखने को मिला है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी जो है ना, ये एक हिस्टोरिक एक तरीके से इफेक्टिव देखने को मिला है कि भाई 4.4% ऑफ जीडीपी से पिछले फाइनेंशियल ईयर में बढ़ा है, ठीक है। देखिए एक बात बताता हूं, अगर रेवेन्यू रिसिप्ट यानी राजस्व प्राप्ति की बात करें ना, तो ये क्या होता है, एक रेगुलर इनकम होता है सरकार का, ठीक है, जो सरकार रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करती है, ठीक है। और ये आता कहां से है, तो आता है दो तरीके से आता है। ये सरकार के पास रोजमर्रा के जो खर्चे होते हैं ना, वो रेवेन्यू रिसिप्ट से ही सरकार खर्च करती है। अब ये दो तरीके से आता है, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्सेस और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो गवर्नमेंट लेती है ना, ये यहीं से लेकर के और अपना खर्चा करती है, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म खर्च होते हैं। अब डायरेक्ट टैक्सेस में आपका क्या हो गया, तो एक तो हो जाएगा इनकम टैक्स और दूसरा हो जाएगा कॉर्पोरेट टैक्स,
ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो जाएगा, आपका जीएसटी हो जाएगा, कस्टम ड्यूटी हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इंटरेस्ट भी आते हैं, कुछ ऐसे शुल्क वगैरह भी आते हैं। तो ये आपका ये जितने भी पैसे आते हैं ये डायरेक्ट रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है और वहां से सरकार जो है अपना खर्चा चलाती है। तो ये मैंने बता दिया कि एक्चुअली अगर किसी को कंफ्यूजन हो व्हाट इज रेवेन्यू रेफिसिट, तो रेवेन्यू जो हमारा रिसीट होता है ये यहीं से पैसे आते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसा हमने बात किया 4% ऑफ जीडीपी से बढ़ा है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है ना, ये एक लॉन्ग टर्म एसेट प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। इसको भी मैं बता देता हूं, ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म एसेट प्रोजेक्ट, यानी जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं उस पर गवर्नमेंट पैसे लगाती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनाना, रोड ब्रिजेज, ये सब आपका कहाँ पे आएगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये भी रिड्यूस हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, गवर्नमेंट टू डेट रेशियो क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। ये आप यहाँ पे समझिए, एक मिनट मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ, जस्ट 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ कि समझ में आए एक्चुअली है क्या डेट टू जीडीपी रेशियो। इसका अर्थ होता है कि सरकार का कुल जो डेट है ना, देश की टोटल जीडीपी के अनुपात बताता है। कि यानी कि मान लीजिए, एक मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, ठीक है। अगर मान लीजिए भारत सरकार ने, ठीक है, भारत सरकार ने कर्ज लिया आपका 150 लाख करोड़, ठीक है, कर्ज लिया, और जो भारत की जीडीपी है लगभग, ये हम लोग मान लेते हैं कि 300 लाख करोड़ है, ठीक है, इतना करोड़ है। तो अगर हम लोग जब देखेंगे डेट टू जीडीपी रेशियो अगर निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग 150 और जो टोटल जीडीपी है ये 300 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो यह आ जाएगा हमारा 50%। अगर परसेंट में निकाले तो हम लोग इसको, तो ये 50% आ गया, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जीडीपी का आधा हिस्सा जो है ना, जीडीपी का आधा हिस्सा सरकार के कर्ज के बराबर है। यानी जितना ज्यादा डेट टू जीडीपी रेशियो होगा उतना ही सरकार जो है कर्ज में रहेगी, ठीक है। होप आप लोग को समझ में आया होगा, एक एग्जांपल से मैंने बताया। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये रिड्यूस होते जा रहा है, यानी उसमें कमी आ रही है। यानी कि जो जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ना, वो परसेंटेज में कम हो रहा है। इसका मतलब हमने जो कर्जा लिया वो कर्जा हम लोग चुका रहे हैं और हमारी जीडीपी जो टोटल है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो ये एक हेल्दी इकोनॉमी की साइन होती है। तो ये रिड्यूस हो रही है, ये भी एक अच्छी खबर है। उसके बाद मेजर सब्सिडी जो है वो डिक्लाइन हो रही है, ठीक है, ये भी एक अच्छी चीज है। अब मैं इसको थोड़ा, इसको भी समझा देता हूं कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है। देखिए क्या होता है कि कोई एक प्रोडक्ट है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं, ओके। देखिए एक मिनट, मान लीजिए मेजर जो सब्सिडीज की भी बात की गई है उसमें जीडीपी से डिक्लाइन हो रहा है। इसका मतलब क्या है, डिक्लाइन हो रहा तो कैसे हमारी इकोनॉमी के लिए सही है। देखिए मान लीजिए एक कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, एक कोई प्रोडक्ट है, उस पे ये प्रोडक्ट मान लीजिए 50 रुपए का है, ठीक है, 50 रुपए का प्रोडक्ट है। इस पे गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी दे दी, ठीक है, उसने बोला कि भाई हम लोग 10 रुपए की सब्सिडी देंगे, ठीक है। तो 10 रुपए की सब्सिडी दी, यानी कि अब वो प्रोडक्ट कितने की मिलेगी, 40 रुपए की। अब ये प्रोडक्ट जो 40 रुपए की मिलेगी ना, अब ये मार्केट में आ गई तो 40 रुपए में मिल रही है। अब इसमें एक दिक्कत क्या होता है कि अब जो कैपेबल है, यानी कि जो 50 रुपए भी दे सकता था वो भी प्रोडक्ट को 40 में ही खरीद रहा है, और जो एक्चुअली में 40 दे सकता था, यानी उनके लिए 40 रुपया इंपॉर्टेंट था कि नहीं भाई, अगर रेट कम होता तो हमारे लिए फायदा होता, वो भी 40 रुपए में ही ले रहा है। यानी कि फिर जो जरूरतमंद था ना उसको फिर ये तो मिल रहा है, लेकिन जिसको जरूरत नहीं थी, जो अफोर्ड कर पा रहा था, उनको भी मिल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है ना, ये एक तरीके से सब्सिडी पे कम की है और टारगेट कर रही है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी। इसका मतलब क्या हो रहा है
कि भाई अब होल सब आदमी को कवर नहीं करके जो जरूरतमंद है यानी जिसको एक्चुअली में ये चीजें चाहिए उनको डायरेक्ट पेमेंट की जा रही है अकाउंट में। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो ये इस पॉइंट का मतलब हो गया, यानी कि अब जिसको जरूरत है उसी को जाएगी, और कैसे जाएगी, तो बाय मीन्स ऑफ डीबीटी। आगे बढ़ते हैं, आगे प्राइस और फिर इन्फ्लेशन वाली चैप्टर आती है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन जैसे हमने बोला कि अप्रैल और दिसंबर के समय 1.7% था, जो कि सबसे ज्यादा लोएस्ट है जब से सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सिंग की जो सिस्टम चालू हुआ था, ये चालू हुआ था 11-12 के आसपास, तब से लेकर के ना अभी तक सबसे जो कम इन्फ्लेशन देखने को मिला है। ठीक है, ड्राइवर्स में क्या है, तो बहुत सारे फूड फ्यूल और टुगेदर ये फॉर्म जो है सीपीआई मार्केट फॉर्म करते हैं, ग्लोबल स्टैंडिंग, ये इतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। मेन यही है कि भाई जब से सीपीआई सीरीज स्टार्ट हुई है ना, इन्फ्लेशन 1.7% अपने सबसे लो स्तर पे देखने को मिला है 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में। अब थोड़ा इस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ना थोड़ा, कि एक्चुअली में सीपीआई क्या है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ना, ये मेजर करता है रिटेल इन्फ्लेशन को। ठीक है, जिसमें होलसेल का कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, ये रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर करता है कि प्राइस गुड्स और सर्विसेज के कितने परचेज बाय हाउस होल्ड आर चेंजिंग ओवर टाइम। ठीक है, यानी कि जो प्राइस है कोई भी गुड्स और सर्विसेज के, उस समय के साथ कितना बदल रहा है, तो ये सीपीआई मेजर करता है। ठीक है, ये किसी भी पर्टिकुलर का ना, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग डिसाइड करता है सीपीआई की। ठीक है, कि पिछले बार इन्होंने कितना सेल खरीदा, कितना जो है लोगों के द्वारा कंजम्पशन किया गया, तो एक तरीके से है ना सीपीआई कॉस्ट ऑफ लिविंग भी निर्धारित करती है। ठीक है, अगर ऑफिशियली बात करें ना, तो जो सीपीआई कंपाइलेशन है ये 2011-12 बेस ईयर 2011-12 से स्टार्ट किया गया, बेस ईयर 2012 को माना जाता है, यानी 2012 को डेटा को रखा जाता है। ठीक है, फिर जिस ईयर को कंपेयर करना है उसके साथ कंपैरिजन करके और फिर निकाला जाता है कि कितने परसेंट इन्फ्लेशन रहा और कितने परसेंट इन्फ्लेशन नहीं रहा। जो सीपीआई है ना, उसने जो है डब्ल्यूपीआई का जो इंडेक्स था ना उसको रिप्लेस किया, यानी कि पहले जो है ना, पहले इन्फ्लेशन मेजर की जाती थी डब्ल्यूपी यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे। अब इस पे ना करके ना हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे करते हैं, ये रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर करता है। और आरबीआई जो है ना, आरबीआई भी अपना जो मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन लेती है ना, उसमें सीपीआई का ही यूज करके और ये जो भी डिसीजंस वगैरह रहते हैं वो लेती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट की हुई, तो एक टारगेट इन्फ्लेशन सेट किया गया है आरबीआई के द्वारा, जैसे हमने पिछले स्लाइड्स में डिस्कस किए। 4% ±2 हो सकते हैं, यानी मिनिमम 2% और मैक्सिमम 4% रखा गया है। ये हेल्प क्या करता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, पर्टिकुलर कोई भी आदमी है उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग मेजर करने के लिए सीपीआई इंडेक्स लागू किया जाता है। ठीक है, अब कुछ एक्सटर्नल सेक्टर की हम लोग बात करें ना, तो अब बस डेटा ही है आपको। ठीक है, ये डेटा थोड़े बहुत आपको ध्यान में रखना है, ये डेटा पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इस डेटा को आप लोग पर्टिकुलर याद करके रखिएगा। ये डेटा डायरेक्ट एग्जाम में ना कभी कभी बिल्कुल पूछ देता है। तो टोटल एक्सपोर्ट की बात करें ना, तो ये इतने बिलियन डॉलर से बढ़ा है, 25.3 बिलियन, जो पिछले साल बढ़ा है। मार्केट शेयर में भी देखें तो जो इतने भी मर्केंडाइज गुड्स है ना, वो 1.8% से बढ़ा है, सर्विसेज 4.3 से बढ़ा है। सर्विस रिकॉर्ड देखा गया, रेमिटेंस जो है इस साल भी है वर्ल्ड लार्जेस्ट, जो इंडिया जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट रेसिपिएंट बन चुका है रेमिटेंस का। रेमिटेंस क्या होता है, विदेशों से जो पैसे आते हैं भारत में, जो इंडिया के लोग विदेश में रहते हैं वहाँ कमाते हैं और जो पैसे ट्रांसफर करते हैं इंडिया में अपने फैमिलीज के लिए, उनको रेमिटेंस कहा गया है। और जो कितना रिकॉर्ड किया गया है, तो नियरली 135.4 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, तो ये तो एक्सटर्नल सेक्टर की बात हुई। इसके बाद कुछ डेटा ही है, एआई इकोसिस्टम, एक ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, एक एआई इकोसिस्टम के बारे में भी बात की गई है, जो इंडिया जो स्ट्रैटेजी होगा आने वाले समय में, कैसे इंडिया एआई क्षेत्र में लीड करेगा। ठीक है, एक इसको इकोनॉमिक इनेबलर के रूप में इसको कहा गया है। ठीक है, ये एक ट्रेंड ही नहीं सेट करना है भाई, इसको इकोनॉमिक इनेबलर के भी रूप में देखना है, जो क्या करेगा, जो सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही नहीं बल्कि हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, गवर्नेंस में भी एआई का कैसे हम लोग अच्छे से इस्तेमाल कर पाए, इस पे भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है,
ये सब बारे में भी ये एआई में बात किया गया। एआई कैन इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज डिलीवरी, लाइक जैसे हमने बात किया हेल्थ केयर, डायग्नोसिस, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, एजुकेशन प्लेटफॉर्म एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, इसके लिए एआई के सेफ्टी को देखते हुए एक स्टैंडर्ड और रेगुलेशन बनाने की भी बात चल रही है, जो क्या करेगा, सर्विलांस करेगा कि इसका मिसयूज ना हो, और एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी जो ये सबको एआई को रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक सर्वे में एआई इकोसिस्टम के बारे में ही बात की गई है। एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट में भी है। ठीक है, तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन लगभग इतने लाख मैट्रिक टन यानी इतने से इंक्रीज, ये सब जो है आपका डेटा ही है। हॉर्टिकल्चर में लीड लिया है, उसके बाद लाइफ स्टॉक एंड फिशरी, डिजिटल मंडीज में भी जो है इतने करोड़ फार्मर्स जुड़े हैं। ठीक है, ऑन बोर्ड इनाम जो प्लेटफॉर्म है उसमें इतने करोड़ फार्मर्स अपने आप को इनरोल किए, जो कि एक अच्छी साइन है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ये बढ़ावा देखने को मिल रहा है। वैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखें तो सेमीकंडक्टर्स, इनोवेशन, ये सब में जो है, इनोवेशन में देखें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हमारा रैंक इंप्रूव हुआ है, 38 रैंक हमने हासिल किया। ठीक है, यानी इंप्रूवमेंट जो इनोवेशन सेक्टर में भी जो है इंडिया काफी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ डेटा थे। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा एक लॉन्ग टर्म कम्पिटिटिवनेस देखने को मिला, जिसमें हाईवे का बहुत ही लार्ज स्केल पे हाई स्पीड कॉरिडोर्स का निर्माण किया जा रहा है, जो लगभग 5364 किलोमीटर बढ़ा है 2014 के कंपैरिजन में। रेलवे में भी है लगभग 100% या 99.1% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। एविगेशन सेक्टर में भी इंडिया थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक मार्केट बन चुका है। एयरपोर्ट टोटल जो है इंडिया में बढ़ करके लगभग 164 हो गया है, 164। उसके बाद जस्ट 1 मिनट, उसके बाद स्पेस में भी देखें तो इंडिया बिकम द फोर्थ नेशन टू अचीव द ऑटोनोमस सैटेलाइट डॉकिंग स्पेसएक्स। ठीक है, स्पेसडेक्स इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट बन चुका है। वैसे ही एजुकेशन में देखें तो हम लोग जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है ये काफी प्राइमरी से लेकर के सेकेंडरी तक बढ़ रहा है। ठीक है, एक्सपेंशन हुआ है हायर स्टडीज इंस्टीट्यूशन का, 23 आईआईटीज बने हैं, 21 आईआईएम्स, 20 एम्स और बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल कैंपस भी खुले हैं। हेल्थ माइलस्टोन भी हुआ है, बहुत सारे ऐसे जो मेटर्नल मोर्टेलिटी होती है वो भी बहुत ही सिग्निफिकेंट रेट से डिक्रीज हो रही है, घट रहा है 1990 के कंपैरिजन में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो कि छोटे छोटे बच्चे जो है उनका डेथ होता था वो लगभग कहीं ना कहीं ड्रॉप हुआ है, और 25 जो 2013 में 40 रिकॉर्ड किया गया था प्रति 1000 जो लड़के होते हैं उनकी डेथ रेट जो है पहले 2013 में 40 थी, अब वो घट करके 25 तक के आ गया। लास्ट में हम लोग एक कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई ये जो इकोनॉमिक सर्वे आया था ना उससे हम लोग क्या एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जितने भी हमारे पास डेटा अभी हमने डिस्कस किया उससे ये हम लोग बता सकते हैं कि इंडिया जो है ना एक इंडिया में कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन है। ठीक है, यानी कि प्राइस स्टेबिलिटी है, उसको मेंटेन रखा गया है, जो माइक्रो इकोनॉमी स्टेबिलिटी को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो पहला तो हमारा ये पक्ष होगा कि भाई कंट्रोल इन्फ्लेशन रहा पिछले फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद हमारा स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल सिस्टम भी है जिसमें बैलेंस शीट इंप्रूव और एक हेल्दियर बैंक इनहांस क्रेडिट फ्लो जो है मार्केट में देखने को मिला। उसके बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो है वो इंडिया लार्ज स्केल पे ग्रो कर रही है, इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, और उसके बाद प्रोडक्टिविटी जो कैपेसिटी है वो भी एक्सपैंड हो रही है। ठीक है, उसके बाद फिस्कल जो मैनेजमेंट है जैसे हमने पहले डिस्कस किया वो भी डिसिप्लिन है, सस्टेनेबल ग्रोथ है। उसके बाद फिस्कल कंसोलिडेशन भी हमको देखने को मिली है, प्रोडक्टिविटी गेन भी है। ठीक है, बहुत सारे अलग की सेक्टर है जो जिसको स्ट्रेंथन मिल रहा है, इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस भी आ रही है जिससे कि प्रोडक्टिविटी गेन हो रही है। उसके बाद सेल्फ रिलायंस है, डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज बढ़ रही है, लॉन्ग टर्म के लिए हमारी इकोनॉमी जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, स्ट्रैटेजिक ग्लोब रोल की बात करें तो इंडिया जो है
फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन करके आई है और आने वाले टाइम में भी जो है इंडिया टारगेट कर रही है कि वो थर्ड और सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बने ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी। तो ये हमने एक डिस्कस किया कि कैसे एक जो है हमारा पिछला साल, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर रहा 2025-26, उसने कैसे एक मेजर रोल प्ले करेगा, जो हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को 2047 तक के एक अपने भारत को एक विकसित भारत बनाना है, तो ये कैसे रोल प्ले करेगा। ठीक है, ये हमने एक ओवरऑल स्टडी ली कि इकोनॉमिक सर्वे हमने देखा कि क्या क्या चीजें एक घटना घटी पिछले फाइनेंशियल ईयर में, क्या क्या चीजें हुई। अब जो बजट हमारा 1-2 फरवरी तक आएगा उसको भी हम लोग देखेंगे डिटेल, फिर एक रोड मैप जरूर होगा। ठीक है, कि हम लोग फिर 2025 2026-27 के बजट में क्या क्या ऐसी चीजें ला रहे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल रहे इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो ये हमने डिटेल एनालिसिस किया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।